हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं विजेंद्र वर्मा और आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2 और हमारा जो टॉपिक था वो था विधेय की संरचना। हम पढ़ चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं विधेय की क्रियाविधि के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, इस शरीर का संपूर्ण अशुद्ध रक्त, महाशिरा द्वारा, किसके द्वारा? महाशिरा द्वारा शरीर का संपूर्ण अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा कहां पहुंचता है? दाएं आलिंग में। और जैसे ही दाएं आलिंग में दाब बढ़ता है तो ये त्रिवल्ली कपाट खुलता है। जैसे ही त्रिवल्ली कपाट खुलता है तो रक्त कहां जाता है? दाएं विलय में। और दाएं विलय से, इस दाएं विलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा, याद रखना केवल फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है, बाकी धमनी की बात करें तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ये फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंच जाता है फुफ्फुस में, फेफड़ों में। यहां श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन आती है फेफड़ों में और ये विसरण द्वारा ऑक्सीजन किसमें चली जाती है? रक्त में। और रक्त में घुली कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां चली जाती है? विसरण द्वारा फेफड़ों में। तो यहाँ रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है फेफड़ों में और यहाँ से शुद्ध रक्त, ऑक्सीकृत रक्त को फुफ्फुस शिरा द्वारा कहां डाल दिया जाता है? बाएं आलिंग में। और बाएं आलिंग से ये त्रिवल्ली जैसे ही कपाट खुलता है तो ये कहां चला जाता है? कहां जाता है? बाएं विलय में। और बाएं विलय से महाधमनी द्वारा ये पहुंच जाता है वापस शरीर में। फिर से सुनना एक बार, देखो, शरीर से संपूर्ण अशुद्ध रक्त, अपशिष्ट मिला हुआ रक्त महाशिरा द्वारा पहुंचता है दाएं आलिंग में। और दाएं आलिंग और दाएं विलय के बीच में क्या होता है? कपाट होता है, त्रिवल्ली कपाट। जब ये कपाट खुलता है तो रक्त कहां आता है? दाएं विलय में। और दाएं विलय से ये फुफ्फुस, इसके माध्यम से ये फुफ्फुस धमनी द्वारा कहां पहुंच जाता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में ऑक्सीकृत होकर के और शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? वापस बाएं आलिंग में। और बाएं आलिंग से ये त्रिवल्ली कपाट जैसे ही खुलता है तो ये पहुंचता है बाएं विलय में। और बाएं विलय से संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है और इस चक्र को कहते हैं हृदय चक्र। क्या कहते हैं इसको? हृदय चक्र। ठीक है। देखो, बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त होता है और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इस प्रक्रिया में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। इस प्रक्रिया में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। एक बार शरीर से संपूर्ण अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा कहा जाता है? दाएं आलिंग में। और दोबारा दूसरी बार की बात करें तो फुफ्फुस, फेफड़ों से, फुफ्फुस से किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा द्वारा ये पहुंचता है किसमें? बाएं आलिंग में। और बाएं आलिंग से बाएं विलय में। और बाएं विलय से फिर शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है। तो इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। अर्थात संपूर्ण शरीर में एक चक्कर लगाने के लिए रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। एक बार, प्रथम बार संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंग में। और दूसरी बार क्या होता है? फुफ्फुस द्वारा शुद्ध रक्त बाएं आलिंग में आता है। इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण। एक फुफ्फुसी होता है और दूसरा देह होता है। एक तो फेफड़ों से आता है एक बार को, और दूसरा कहां से आता है? शरीर से आता है। इस प्रकार
रक्त हृदय से संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार होता है। इसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय पेशी न्यास से उत्तेजनीय होता है और हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करता है और इसे कहता है पेसमेकर। क्या कहते हैं? पेसमेकर। याद रखना, ये पेसमेकर हृदय की गति का निर्धारण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, रक्त हमने पहले पढ़ ही लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त वाहिनी की। रक्त वाहिनियां, देखो शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है और ये संपूर्ण शरीर में फैलकर एक जाल से बनाए हुए होते हैं जिनमें प्रवाहित होकर रक्त, जाल से प्रवाहित होकर रक्त पहुंचता है कोशिकाओं तक। और ये वाहिनियां 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट वाहिनी की बात करें तो वो है धमनी और सेकंड है सिरा। ठीक है, हम इनके अंतर की बात कर लेते हैं, धमनी और सिरा के अंतर। नंबर 1 की बात करें तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नंबर 2 की बात करें तो केवल फुफ्फुस धमनी में, अभी पढ़ा हमने, फुफ्फुस धमनी कहां से कहां तक ले जाती है रक्त को? कहां ले जाती है? यहां से दाएं नीले से कहां ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है, ये होती है फुफ्फुस धमनी। और धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और केवल फुफ्फुस सिरा में, ये फुफ्फुस सिरा कहां से कहां तक ले जाती है आपको? फुफ्फुस से कहां आ जाती है? बाएं आलिंद तक, इसमें शुद्ध होता है। नंबर 3, ये रक्त को, धमनी है वो रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है जबकि सिरा है वो रक्त को अंगों से हृदय तक ले जाती है। ठीक है, 4 नंबर पे बात करें तो धमनी की भित्ति होती है वो मोटी होती है क्योंकि संपूर्ण शरीर में जाने के लिए हमारा रक्त हृदय है वो पंप की तरह कार्य करता है। तो संपूर्ण शरीर में जाता है तो रक्त तेज गति से जाता है। तो अंगों की भित्ति मोटी होती है और इनकी भित्ति क्या होती है? पतली होती है। इसकी भित्ति मोटी और इसकी भित्ति पतली। 5 नंबर पे अपन बात करें तो धमनी में कपाट पाए जाते हैं और सिरा में कपाट अनुपस्थित होते हैं। ओके, ये थे अपने धमनी और सिरा। धमनी किसे कहेंगे? जो रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है वो कहलाती है धमनी, और जो रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाती है वो कहलाती है सिरा। तो ये अपना आज परिसंचरण तंत्र कंप्लीट। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए, शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं से
नाइट्रोजन युक्त पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की क्रिया उत्सर्जन है। फिर से सुनना एक बार, इस शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन जो भी क्रिया होती है उनके दौरान निर्मित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों, अब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तथा इन्हें उत्सर्जित करने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। इस उत्सर्जन तंत्र से पहले हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट निम्न 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने ऊपर भी बताया है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। नंबर 1 बात करते हैं अमोनिया, यूरिया, और 3rd नंबर पे आता है यूरिक अम्ल। देखिए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट ये 3 है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। इनको शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की अति आवश्यकता है, और अगर इनको शरीर से बाहर उत्सर्जित नहीं किया जाता है तो ये विष के रूप में कार्य करते हैं हमारे शरीर। नेक्स्ट अपन सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। देखिए स्टूडेंट्स, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अत्यधिक जल की आवश्यकता, यानी कि जल में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो अपशिष्ट को किसके रूप में उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमोनियोटेरिक। या अमोनियोत्सर्गी। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनियोत्सर्गी कहलाते हैं। और जैसे मछली, हमने पहले पढ़ा है कि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अत्यंत मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। यानी सभी जलीय जीवों की बात करें तो वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया। सभी जलीय जीवों की बात करें तो वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। जैसे मछली, एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आता है मछली, कुछ उभयचर और जलीय कीट, ये सब किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पे, यूरिया। देखिए, कोशिकाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा, इसके द्वारा यकृत द्वारा यूरिया में बदला जाता है। ये याद रखना, कौन बदलता है अमोनिया को यूरिया में? यकृत बदलता है। यूरिया का उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। यकृत द्वारा इस
जिन जंतुओं में यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है वो कहलाता है यूरियोटेलिक। ये जो यूरिया है इस अमोनिया से कम हानिकारक होता है और इस ये जो यकृत है अमोनिया को किसमें परिवर्तित कर देता है? यूरिया। और यूरिया को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने वाले प्राणी कहलाते हैं यूरियोटेलिक। जैसे सभी स्तनधारी समुद्री मछली यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? सभी स्तनधारी समुद्री मछलियां, ये सब किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं यूडी कम्बल। पक्षियों, सरीसृपों और कीटों द्वारा अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल करके इसको अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। क्योंकि अमोनिया उत्सर्जन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ज्यादा जल की। तो ये अत्यंत कम जल में पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वो इस अमोनिया का उत्सर्जन अमोनिया को किसमें परिवर्तित करते हैं? यूरिक अम्ल में। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और जो प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और अत्यंत कम जल की मात्रा के कारण ये एक केवल पेस्ट के रूप में उत्सर्जन करता है यूरिक अम्ल का। इसके रूप में एक पेस्ट के रूप में, ठोस के रूप में उत्सर्जन करते हैं। अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है जिनको यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले। तो ये 3 थे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।